साइकोथेरेपी देखिए कोई एक सिंगल प्रक्रिया नहीं है, इसके बहुत सारे प्रकार भी होते हैं और ये किस व्यक्ति को किस तरह की साइकोथेरेपी देनी है, वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो कारण है, वो व्यक्ति की उम्र हो सकती है। जैसे बच्चों को थेरेपीज़ की नीड होती है, उनको अलग तरह की थेरेपीज़ दी जाती हैं जो उनके डेवलपमेंटल और उनके ब्रेन की नीड के हिसाब से डिसाइड करी जाती हैं। एडल्ट लोगों में अलग तरह की थेरेपीज़ दी जाती हैं। इसी तरह पुरुष और महिलाओं की थेरेपी में भी कुछ सटल चेंजेस होते हैं और वृद्ध लोगों को कुछ अलग तरह के थेरेपेटिक प्रोसेसेस यूज़ करे जाते हैं उनके साथ में। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है थेरेपी के डिसीजन में कि व्यक्ति किस तरह की मानसिक समस्या से गुजर रहा है। जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, उनके लिए जो थेरेपेटिक प्रोसेस हैं वो काफ़ी हद तक वेल डिफाइंड थेरेपेटिक प्रोसेस हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इस रोग में व्यक्ति को एक ही तरह के विचार या एक ही तरह के काम बार बार करने की आदत हो जाती है। जैसे हाथ धो रहा है तो ज़रूरत से ज़्यादा बार बार हाथ धोना, ताला बंद कर रहा है तो बार बार ताले को चेक करना कि सही से बंद किया कि नहीं बंद किया, या फिर एक ही तरह के विचार मन में बार 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 चलते रहना। इस तरह की OCD वाली इलनेस में जो स्पेसिफिक साइकोथेरेपी यूज़ करी जाती है उसको एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी कहते हैं। दूसरे बहुत कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको फोबिक डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। फोबिया जो है अनरीजनेबल एक्सेसिव फियर होता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से। जैसे किसी व्यक्ति को फ्लाइट पे जाने का बहुत ज़्यादा डर लगे, कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में या छोटी जगह में बिल्कुल न रह पाए, या भीड़ में जाने पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, या ऊंचाई पर न जा पाए, या पानी के पास न जा पाए। तो किसी स्पेसिफिक जगह से जो एक्सट्रीम फियर किसी व्यक्ति को होता है, जो वो उसके जीवन में तकलीफ दे रहा हो, इस चीज़ को फोबिया कहते हैं। फोबिया में जो थेरेपीज दी जाती हैं वो काफ़ी हद तक व्यक्ति को सही इन्फॉर्मेशन देने से जुड़ी होती हैं और साथ में जो अवॉइडेंस है उनको वैज्ञानिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज करके उनके फियर को ख़त्म करने की थेरेपीज दी जाती हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में बीमारी के लक्षणों और व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप थेरेपीज डिसाइड करी जाती हैं। कुछ और कारण भी होते हैं जो थेरेपी के टाइप को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की लिंग्विस्टिक कैपेसिटी। जैसे कि हम समझते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी विचारों और भावनाओं को भाषा में व्यक्त करने की क्षमताओं में अंतर होता है। कोई व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को बहुत खुले तौर से आसानी से व्यक्त कर पाता है डॉक्टर के सामने, तो डॉक्टर के लिए उस तरह के व्यक्ति के साथ अलग तरह का थेरेपेटिक वर्क किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को खुद अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे होते हैं। ऐसे लोगों में थेरेपी के कुछ दूसरे प्रकार यूज़ किए जाते हैं। एक और एडिशनल कंसेप्ट है जिसमें काफ़ी रिसर्च करी जाती है और हम लोगों ने खुद भी उस पर काफ़ी रिसर्च करी है और पेपर पब्लिश किए हैं। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस। ये देखा जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में खासकर लोग काफ़ी साइकोलॉजिकली माइंडेड हैं। मतलब कि अगर उनको कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है तो वो उसको इमोशंस और विचारों के डिफ़िकल्टीज़ के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन एशियन कंट्रीज़ में और ख़ासकर इंडिया में ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है कि जब लोग किसी साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टी से भी गुजर रहे होते हैं तो कई बार वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बताने के बजाय फ़िज़िकल सिम्टम्स बताते हैं डॉक्टर को कि सर मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में गड़बड़ी पैदा हो रही है। लेकिन जब डॉक्टर उनकी जांचें करता है तो देखता है कि उनकी बॉडी में किसी तरह का कोई डिसफंक्शन नहीं है। तो फिर हमें ये पता चलता है कि दरअसल ये जो शरीर का कष्ट है ये मन की समस्या से पैदा हो रहा है। इस तरह की परिस्थिति में जहाँ पर साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस डिफरेंट है और व्यक्ति सोमैटिक सिम्टम्स के साथ में डॉक्टर के साथ आ रहा है, थेरेपी के अलग प्रकार का
इस्तेमाल किया जाता है। हमने शुरुआत में बच्चों की बात करी, तो बच्चों की थेरेपीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारी अलग-अलग तरह की मानसिक समस्याओं से गुज़र सकते हैं। कुछ रोग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को ऑटिज़म हो, जिसमें कि ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको कुछ विशेष तरह की थेरेपीज़ इस्तेमाल करी जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जैसे जिनमें एडीएचडी है, वो बहुत ज़्यादा चंचल हैं और ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, उनमें अलग तरह की थेरेपीज़ इस्तेमाल करी जाती है। कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, गुस्सैल हैं, झगड़ालू हैं, माँ-बाप की बात नहीं मानते, उनमें अलग तरह के थेरेप्यूटिक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और आजकल की एक सबसे कॉमन समस्या है स्क्रीन एडिक्शन। हर हफ्ते हम लोग कई ऐसे बच्चों को देखते हैं जो एक्सेसिव स्क्रीन एडिक्शन के दुरुपयोग से कोई ना कोई मानसिक बीमारी के शिकार हो जा रहे हैं, कि वो घंटों-घंटों, दसियों घंटों मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं या रातों रात जो है सोशल मीडिया का यूज़ करते जा रहे हैं। एक लेवल के बाद ये उनको फिज़िकली तो बीमार करता ही है, मानसिक तौर पर बीमारी बढ़ाने की संभावनाओं को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। तो ऐसी प्रक्रियाओं में कुछ अलग तरह के साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी में कई तरह की स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण स्किल होती है एक ट्रस्टिंग और म्यूचुअली रेस्पेक्टिंग रिलेशनशिप बनाना पेशेंट के साथ में। पेशेंट्स को ऐसा फ़ील होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति से कोई भी बात कर सकता हूँ। जैसे जब हम साइकोथेरेपी करते हैं, तो कई बार लोग हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो ज़िंदगी में आज तक मैंने किसी से नहीं कही। वो चाहे मेरे माँ हो, बाप हो, मेरे दोस्त हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरी वाइफ़ हो। तो थेरेपी में एक ऐसा ट्रस्टिंग और ऐसा डीप रिलेशनशिप बनता है, इंसान वो सारी बातें कह पाता है जो कि आज तक उसने और किसी के सामने नहीं कही। और ये एक ऐसे थेरेप्यूटिक रिश्ते की शुरुआत करता है जो कि हीलिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो व्यक्ति की परिस्थिति के हिसाब से निर्भर करती हैं। जैसे कि कुछ लोग अपनी बातों को खुलकर दूसरों के सामने कह नहीं पा रहे होते हैं। ऐसे लोगों को असर्टिवनेस की ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपनी बातों को कैसे बिना झिझक के समाज में कह पाएँ, जिससे कि अपने स्ट्रेस और अपनी डिफ़िकल्टीज़ से डील कर पाएँ। फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे कि कुछ लोगों में स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, जैसे कि कुछ लोग कमिटमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। वो उस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सोच नहीं पा रहे होते हैं कि मैं अब कितना इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो पाऊँ। तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है और व्यक्ति के अंदर क्या गुत्थी है साइकोलॉजिकल, जिसकी वजह से वो हिम्मत करके रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस तरह की चीज़ों को कई बार थेरेपी के ज़रिए सॉल्व किया जाता है। फिर जैसे कि कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे हमने पहले भी बात कर रहे थे फॉरगिवनेस की, कि हर इंसान ज़िंदगी में कुछ मुश्किल समस्याओं से गुज़र रहा होता है। उसके साथ लोगों ने ऐसा बिहेव किया होता है जो वो भूल नहीं पा रहा होता है, और ये बातें उसको बार-बार कष्ट देती रहती हैं, और इंसान ऐसे चलता है जैसे उसने 1000 किलो का बोझ अपनी पीठ पर लाद रखा हो। और जब इस बोझ के साथ वो व्यक्ति चल रहा होता है, तो ज़िंदगी का हर कदम बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। फॉरगिवनेस एक बहुत ही की स्किल है। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब साहब ने कहा, कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। लेकिन ये कहने में जितना आसान है, लोग अपनी ज़िंदगी में उसको इतनी आसानी से कर नहीं पा रहे होते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को इसमें स्टेप बाय स्टेप हेल्प चाहिए होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो सकता है थेरेपी का, जिसमें व्यक्ति को इस तरीके से हेल्प करी जाए ताकि वो अपने पुराने इमोशनल बैगेज को छोड़ पाए और एक हल्की फुल्की ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ पाए। रिश्तों में कमिटमेंट एक ऐसा मसला है जो कि बहुत सारे लोगों को तरह तरह की मुश्किलें दे रहा होता है। किसी ने कहा है कि जी भर के रोते हैं तो करार मिलता है,
इस जहां में कहाँ सबको प्यार मिलता है। तो लेकिन प्यार की तलाश में तो हर इंसान ढूंढ रहा है प्यार को, और जब वो प्यार की तलाश में सफल नहीं हो पाता तो तरह तरह की मुश्किल इमोशन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। बहुत बार हम थेरेपिस्ट, हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स लोगों को हेल्प करते हैं अपनी इस तरह की डिफ़िकल्ट इमोशनल चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलने में। साइकोथेरेपी में कुछ और की स्किल्स हैं जो आजकल यूज़ करी जाती हैं। उसमें एक चीज़ है माइंडफुलनेस। हम ये समझते हैं कि जो ईस्टर्न फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स है, मतलब कि इंडिया और उसके आसपास के देशों से निकली हुई फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, उसमें माइंडफुलनेस एक ऐसी कंसेप्ट है जिसने कि साइंटिफिक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और हमने ये देखा है कि अगर हम माइंडफुलनेस की कंसेप्ट जो बेसिकली बुद्धिज़्म से निकली हुई है, उसका साइंटिफिक तरीके से थेरेपिक प्रोसेस में यूटिलाइजेशन किया जाए तो बहुत सारे तरीके की डिफ़िकल्ट इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में हेल्प हो सकती है। तो इस माइंडफुलनेस की कंसेप्ट को बहुत सारी थेरेपीज़ में इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है।